हाँ जी, तो आप एक एक बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है टैक्स लॉज। तो बच्चों पहले तो बता दो, जब आप लोगों ने CSET क्वालिफाई कर लिया है और अब आप CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच गए हो, है ना, CS एग्जीक्यूटिव लेवल, और इसमें आपको पता है कि आपको 2 मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं। पहला मॉड्यूल है 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, और फिर दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहले मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं उसमें एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ओनली वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वो है टैक्स लॉस। प्रैक्टिकल, जी हां, प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, और वो हमको MCQs भी सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे प्रैक्टिकल मतलब आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। बाकी के लॉज सब्जेक्ट हैं वहां पे थ्योरी है, बट यहां एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जहां पे आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, एक बच्चे ने और ज्वाइन किया है, पहले मैं जान लेता हूं ये बच्चा कौन है। चलो पता नहीं, जब तक ज्वाइनिंग लेता है तब तक बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आप लोग बताओ, प्रीति, शिवानी, क्या जानते हो बच्चों टैक्स के बारे में? मैं फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर डेप्थ में लेके जाऊंगा। टैक्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? टैक्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं टैक्स, क्या जरूरत है टैक्स पढ़ने की? भाई बिना टैक्स पढ़े भी तो काम बन सकता है, हमें टैक्स देना ही तो है, हमें टैक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? एक CS को, एक कंपनी सेक्रेटरी को टैक्स की क्या जरूरत है? कोई बता सकता है? क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा, आपको इस सब्जेक्ट की कहते हैं ना, जरूरत नहीं समझ में आएगी कि हमें यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है अपने करियर के लिए, CS करियर के लिए क्यों जरूरी है। कोई बता सकता है? पहले तो बता दो टैक्स है क्या। हेलो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर बहुत ही बेहतरीन है। ओ, जैसे ही मॉडल नंबर सुना डिलीट ही हो गया, नहीं आ गया। हाँ, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, क्या आप अपना नाम बता सकते हो? चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो बेटा। रेडमी नोट 9, अपना प्लीज नाम को चेंज करें, ओरिजिनल नाम पे आए। क्या नाम है आपका? चलो यार क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो बच्चों इंशिका, अच्छा इंशिका हो आप? इंशिका, इंशिका आपने CSET क्वालिफाई किया? क्या मार्क्स रहे बेटा आपके? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति, कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवानी। चलो, तो
मैं जो बात करने जा रहा था वो ये कि भाई जो आपने अभी तक क्वालिफाई किया, ये एक बहुत ही मतलब देखो एक एंट्री लेवल आपने क्वालिफाई कर लिया, आप एंट्रेंस में आ गए। अभी आपने सीएस नहीं किया, अभी आपने सीएस की एंट्रेंस क्वालिफाई कर ली कि आप एंट्रेंस, अब करियर की तरफ अब आप जा रहे हो। पहले अभी तक आप करियर के लिए तरफ भी नहीं जा रहे थे, अभी तो एंट्रेंस दे रहे थे। अब आप एंट्री कर चुके हो और अब आप इस दलदल में फंस चुके हो। मैं फंस चुके हो मतलब मैं बुरे वर्ड्स में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अब आप सीएस करियर करके ही छोड़ोगे, ठीक है। और मैं ये उम्मीद रखता हूं, क्योंकि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से आओगे सीएस को ज्वाइन करने के लिए कि हाँ मुझे करके ही छोड़ना है, ठीक है, कंप्लीट करना ही करना है, तो ही सीएस जैसे कोर्सेज होते हैं। क्योंकि सीएस ऑब्वियसली ये एक आम कोर्सेज की तरह नहीं है। यू आर परसुइंग अ प्रोफेशनल डिग्री, तो प्रोफेशनल डिग्री थोड़े से भाई चैलेंजिंग होते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि चैलेंजिंग होने भी चाहिए, नहीं तो भाई हर एक एरा गैरा सीएस बन के घूम रहा होता मार्केट के अंदर, है कि नहीं। तो सीएस के लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूं टैक्स का सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल 1 सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 में आता है, मॉड्यूल 1 में, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा था टैक्स लॉज, जो 100 नंबर का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसके कोर्स के बारे में भी बात करूंगा धीरे धीरे करके, पहले ये तो जान लें कि टैक्स है क्या चीज, है ना। तो आप लोग मुझे बताओगे, देखते हैं कौन जवाब देता है, टैक्स है क्या चीज। जल्दी मुझे जवाब चाहिए प्लीज। आप चैट बॉक्स में भी बात कर सकते हो, आप लोग बोल भी सकते हो, प्लीज आप बोल भी सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो मुझसे। जल्दी जल्दी जवाब दो, व्हाट इज टैक्स। हाँ जी, कोई बताएगा व्हाट इज टैक्स, क्या जानते हो टैक्स के बारे में यार, कुछ तो बोलो। नहीं, कोई बोला टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज बाय द गवर्नमेंट। इंशिका बोली है यस, चार्ज बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रीति, शिवानी, कोई आंसर नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर दो यार। टैक्स क्या चीज है। इंशिका ने आंसर दिया अपना, टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर। बट हाँ, इसके और भी कुछ बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जो हम इनकम में से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट वो मनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात शिवानी। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द आंसर, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही लिखी है शिवानी ने भी। और प्रीति कह रही है दिस अ मैंडेटरी फी जो हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। परफेक्ट शिवानी, प्रीति, इंशिका, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी आंसर्स इसी तरीके से देते रहेंगे, तभी मजा आने वाला है क्लास के अंदर। अदरवाइज तो क्लास बोरिंग हो जाती है यार, फिर मुझे भी नींद आ जाएगी नहीं तो, है ना। तो आप लोगों को क्लास के अंदर इंटरैक्ट करते रहना है मुझसे। आप चाहो तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप चैट बॉक्स पर रिप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मुझे सबके आंसर्स चाहिए, मैं साथ साथ आपसे पूछता रहूंगा। आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक क्लास है। हम लोग टैक्स जैसे सब्जेक्ट का पहले तो हम लोग समझेंगे टैक्स होता क्या है, टैक्स के टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग उसकी और डेप्थ एनालिसिस में जाएंगे। दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि सीएस करियर के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, बट क्या आपको टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन तो है पहले टैक्स क्या होता है, तो मैं आज टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक बात तो बिल्कुल सही बोली गई है, इट इज गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। टैक्स गवर्नमेंट हमसे एक फिक्स चार्ज लेती है, एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और वो लेती ही लेती है।
सर किस चीज पर लेती है? बहुत सारी चीजों पे लेती है, गुड्स पे लेती है, सर्विस पे लेती है, इनकम पे लेती है, वेल्थ पे लेती है, हाउस पे लेती है, गिफ्ट पे लेती है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उन सब चीजों पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। और गवर्नमेंट का पर्पस है रेवेन्यू। अब तुम बोलोगे सर गवर्नमेंट को रेवेन्यू की क्या जरूरत है, उनको अपना रेवेन्यू अरेंजमेंट खुद करना चाहिए, इतनी सारी कंपनीज भी तो चलाती है गवर्नमेंट। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शंस हैं, बट बहुत सारे हमारा अगर आप लोग इंडिया का पॉपुलेशन देखो और पॉपुलेशन के ऊपर खर्चा देखो, उसकी डेवलपमेंट देखो, तो मेरे हिसाब से उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। और उसके खर्चे को संभालने के लिए, बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ को संभालने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होगा। तो टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू लेता है वो हमारी ही फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो कि कहाँ लगाया जाता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है। कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, मैं समझ में आती है सर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। सोशल वेलफेयर में लगता है। भाई आपके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, जैसे गवर्नमेंट लोन देती है, आपने वो सुना होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सुना होगा, आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होंगी गवर्नमेंट की, है ना, जिसमें बहुत ही कम रेट पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको लोन कर बहुत ही इंटरेस्ट रेट, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाते हैं अगर आप कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्टअप्स, एज अ स्टार्टअप्स, है ना। तो बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देती है? फैसिलिटी देती है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई साहब आज के टाइम पे दिल्ली मेट्रो चल रही है, मुंबई में मेट्रो बन रही है, बैंगलोर में, हर जगह पे, कैलकाटा में बहुत पहले आ गई थी, बहुत सारे स्टेट्स में मेट्रो बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उन स्टेट्स का, है ना। हाईवेज बने हैं बहुत अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज डेवलप किए हैं रिसेंटली। हमारे देश के बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख रहे हो। डिफेंस की अगर हम बात करें, अगर हम आज डिफेंस की बात करें, तो आज हमारा डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हमारा रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका 30%, जो 25 से लेकर 30% डिफेंस में लगता है। तो 25 से लेकर 30% जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं एवरी ईयर, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। और जी हाँ, हमारा देश आज बचा हुआ है, कोरोना को छोड़ दें तो वॉर से बचा हुआ है, तो वॉर से बचाया हमारी आर्मी ने, हमारे डिफेंस ने, हमारा इंडियन नेवी ने, हमारे इंडियन एयरफोर्स ने। तो इन सब लोगों ने मिलकर, और इनके खर्चे जो इनको पैसे दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती हैं, वो हमारे ही दिए गए टैक्स में से दी जाती है। तो टैक्स एक आज आम पब्लिक देती है, और वो टैक्स की कलेक्शन डिफेंस के लिए यूज होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, सोशल वेलफेयर के लिए यूज होता है। जी हाँ, पीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती हैं? जब हमारे देश के इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों, ये जो डेफिसिट आता है ना, हमारे देश में इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, एक्सपोर्ट उस इंपोर्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसे केस में वो जो डेफिसिट आता है, वो डेफिसिट भी हमें पे करना होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो भी हमें पे करनी होती है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे तरह के खर्चों को देखती है भाई। टैक्स इतनी कोई आम बात नहीं है ना। हाँ, हम लोगों ने टैक्स को सुना है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बंधुओं से, कि मैंने टैक्स दिया, मैंने टैक्स बचाया, मैंने टैक्स को रिटर्न फाइल करी। ये सब बातें वो होंगी जो वर्ड्स आप लोग सुनते ज़रूर होंगे और अब आप समझोगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको टैक्स जो सब्जेक्ट है, आपको आपके करियर में जहां जहां इनकम टैक्स भरने की बातें आएंगी, जीएसटी डिपॉजिट करने की बातें आएंगी, चाहे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हो, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको इस टैक्स ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये जनरल सब्जेक्ट है भाई। ये तो आपको, जैसे मैं बोलूं इकोनॉमिक्स आपका एक जनरल सब्जेक्ट है ना, टैक्स आपका एक जनरल सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है हर एक इंसान को पता होना चाहिए। इनफैक्ट एक साइंस वाले फील्ड वाले लोगों को भी पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग वाली फील्ड वालों को भी पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है। उनको कोर नहीं समझाने की जरूरत, बट उनको टैक्स पता तो होना चाहिए, टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है। तो जी हाँ, टैक्स एक बेसिक कोर्स है, और ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट बहुत प्रैक्टिकल सोचे तो सीबीएसई के अंदर भी टैक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर छोटा सा कुछ पोर्शन समझाना चाहिए। टैक्स होता क्या है, टैक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें समझा दी जानी चाहिए, 11th-12th में समझा देनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू की तरफ। ठीक है सर, टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, आप समझ गए सर। सर टैक्स कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स
इसके कितने टाइप्स हैं टैक्स? अगर मैं टाइप्स की बात करूं दोस्तों, तो टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? क्या जानते हो आप इसके बारे में? कुछ जानते हो बेटा डायरेक्ट टैक्स के बारे में? कहीं तो सुना होगा आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एवरीवन, एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? इंशिका, प्रीति, शिवानी, कोई आंसर देना चाहते हो? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई डिफरेंस आपके पास, आपको पता हो? गूगल पे सर्च नहीं करना भाई, गूगल पे सर्च नहीं करना, पता चले गूगल पे सर्च कर करके बता रहे हैं। अपने अगर नॉलेज है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हाँ जी, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अभी आंसर नहीं पता तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो आओ लिखते हैं। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है। जी हाँ, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। मेरी बात समझना, जब मैं डायरेक्ट टैक्स का नाम देता हूं तो डायरेक्ट टैक्स, बच्चे ने लिखा है डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्ट वे में देते हैं, हमें पता भी होता है कि ये दिया जा रहा है ना। बट इनडायरेक्ट टैक्स हमसे प्रोडक्ट्स के वे में या फिर किसी भी तरह ले सकते हैं, हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने। मे बी ये हो सकता है। शिवानी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। प्रीति ने भी आंसर दिया, डायरेक्ट जो हमसे गवर्नमेंट डायरेक्टली और प्रॉफिट पे लगता है किसी पर्सन के लिए, लाइक इनकम टैक्स। बिल्कुल सही आंसर इंशिका। और प्रीति कह रही है डायरेक्ट जो हमसे गवर्नमेंट डायरेक्टली चार्ज करती है। बिल्कुल सही बात है। तो सब लोग आंसर्स दे रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, तो डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल सही जवाब है, दे दिया है आप लोगों ने, विच इज टैक्स which is directly deposited to the गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, whose burden cannot be shifted to others। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। आप अपना इनकम टैक्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी क्या मुझे कह सकता है कि भाई मेरा इनकम टैक्स दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू पहले मेरा दे दे इनकम टैक्स? क्या मुकेश अंबानी मुझे कह सकता है? नहीं भाई, नहीं कह सकता, क्योंकि ये बर्डन शिफ्ट किया ही नहीं जा सकता। कोई पर्सन, क्या मेरा इनकम टैक्स आप दे सकते हो? बताओ। मैं कहता हूं प्लीज डिपॉजिट करा दो ना मेरा इनकम टैक्स, नहीं दोगे आप। सर आप कहोगे इनकम आपने कमाई है, इनकम टैक्स आप ही तो दोगे सर, हम क्यों देंगे? बिल्कुल सही जवाब। तो टैक्स विच इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड द गवर्नमेंट हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन हम दूसरी पार्टी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट टैक्स। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में जाता हूं ना दोस्तों, ये वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा होता है। टैक्स विच इज इनडायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, इनडायरेक्टली, और एंड whose burden can be shifted to others, whose burden can be shifted to others। सही बात है सर, सही बात है, whose burden can be shifted to the others। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो इनकम हम प्रॉफिट पे लगा और किसी पे इनकम टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आल्सो डायरेक्ट टैक्स। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रीति। इंशिका, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। क्या आपको मेरा पहला डिफरेंस समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते,
मुकेश अंबानी मुझसे टैक्स नहीं ले सकता, जैसे कि मैं आपसे टैक्स नहीं ले सकता या मैं किसी और से टैक्स नहीं ले सकता, मैं अपना टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा किया जा सकता है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा किया जा सकता है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा किया जा सकता है और डायरेक्ट टैक्स में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा क्यों कर सकते हैं, कोई बता सकता है? कि भाई मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, ये है सेलर, ये पर्सन कह रहा है कि मुझे 1000 रुपए का मैं गुड बेच रहा हूं और आपसे टैक्स मांग रहा हूं। देखो हुआ क्या है, इस सेलर ने किसी से खरीदा है गुड, किसी से खरीदा है, मिस्टर एक्स से खरीदा है। अब मिस्टर एक्स जो ये वाला जो सेलर है, ये इसको सामान बेच रहा है, कितने का बेच रहा है? ये इसको 800 रुपीज का सामान बेच रहा है। अब 800 पर वो टैक्स भी मांग रहा होगा, ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, चलो 800 रुपीज का सामान बेच रहा है, इस सेलर को पता है कि मुझे जो प्रॉफिट कमाना है ना, वो मुझे 200 रुपए कम से कम कमाना है, किसी भी गुड पे प्रॉफिट 200 रुपए का कमाना है। 800 रुपए की गुड्स की कॉस्ट है, 1000 रुपए का वो बेचना चाहता है क्योंकि 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अगर उस पे जो टैक्स लग रहा है वो अगर वो खुद देगा तो भाई क्या वो 200 रुपए का प्रॉफिट कमा पाएगा? मुझे बताओ, आप लोग मुझे आंसर देंगे फटाफट, अपने चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा 200 रुपए का अगर वो टैक्स खुद देगा तो? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी। यहां पर मैं जीएसटी लिख देता हूं, आप लोगों को तो पता ही है गुड्स पर और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो सेलर है आपसे मांगना चाहिए या उसको अपनी जेब से दे देना चाहिए? कई बार आपको दिमाग में आता होगा कि हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम जीएसटी भी देते हैं, सर ऐसा क्यों? अगर हम लोग जीएसटी ना दे तो क्या दिक्कत है? तो उस केस में उस दुकानदार ने जो प्रॉफिट सोचा था 200 रुपए का, क्या उसको 200 रुपए का प्रॉफिट होगा? मुझे बताओ, जल्दी जल्दी जवाब देंगे प्लीज एवरीवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? भाई अगर मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मैं भाई 800 रुपए के अंदर 200 रुपए ऐड करूंगा, तो ही तो 1000 रुपए अगर मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा तभी तो मैं 200 रुपए कमाऊंगा। ये मेरा मेरा प्री डिटरमाइंड मार्जिन था। बट गवर्नमेंट कह रहा है जीएसटी दो। अब सेलर से अगर जीएसटी लिया और सेलर कह रहा है ठीक है यार मैं 1000 रुपए का ही बेचता हूं और जीएसटी का रेट है, मान लो जीएसटी का रेट है 18%, तो 1000 रुपए के ऊपर 18% हो गया 180। तो भाई साहब अगर ये अपनी जेब से 180 रुपीज देता तो बेचारे के पास मार्जिन कितना रह जाता बताओ? 20 रुपए का। तो उसने जो प्रॉफिट सोचा था वो तो कमाया ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस, दिस इज द रीजन व्हाई जीएसटी इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर से जीएसटी क्यों लिया जाता है? बहुतों के दिमाग में ये सवाल आता है और मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में से ये सवाल उड़ गया होगा कि भाई अब कभी भी नहीं किसी से पूछोगे कि सर जीएसटी हमसे क्यों लिया जाता है, जीएसटी दुकानदार खुद भी तो दे सकता है। तो अगर जीएसटी दुकानदार देगा ना तो दुकानदार का मार्जिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? बताओ, जल्दी जल्दी जवाब देंगे एवरीवन। तो यस, जीएसटी is an indirect tax. The tax burden is shifted to the other party. Any doubt? No doubt. No doubt ना? बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It follows progressive concept. It follows progressive concept.
इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट और इनडायरेक्ट टैक्स फॉलोज अ रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव? डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव, मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स. आप लोगों को पता है, अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरा टैक्स 10 लाख रुपए तो नहीं हो सकता. 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो टैक्स उसका कोई परसेंटेज होगा. टैक्स में इनकम में 5 लाख कमाता हूं तो टैक्स कुछ होगा. मेरा इनकम 10 लाख है तो टैक्स मेरा कम बढ़ेगा. मतलब अगर मैं कंपेयर करूं मुकेश अंबानी से, तो जितना मुकेश अंबानी टैक्स पे करता होगा, क्या सेम टैक्स मेरा भी होगा? नहीं, मेरा टैक्स सेम नहीं है. मेरा टैक्स ऑब्वियसली कम होगा. मुकेश अंबानी ज्यादा कमाते हैं तो टैक्स वो ज्यादा देते हैं, और मैं कम कमाता हूं उसके कंपैरिजन में तो टैक्स मैं कम देता हूंगा. मेरे ख्याल से ये बात तो सबको क्लियर है. प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है. जो जितना ज्यादा अमीर है वो उतना ही ज्यादा टैक्स पे करता है. जिसकी इनकम कम है, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करता है. एनी डाउट्स? बताओ, एनी डाउट्स? सो अमीर ज्यादा टैक्स देगा, गरीब कम टैक्स देगा, या देगा ही नहीं. ठीक है. बट रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? या फिर मैं कहूं डज नॉट फॉलोज, डज नॉट फॉलो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट. ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता जो मैं कहने वाला हूं. जीएसटी, क्योंकि जो जितना ज्यादा अमीर है वो उतना ही ज्यादा जीएसटी देता है. नहीं, ये गलत है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. एक बहुत ही अमीर इंसान बीएमडब्ल्यू गाड़ी से उतरता है, बीएमडब्ल्यू कार से उतरता है, स्टेशनरी में जाता है, स्टेशनरी की दुकान पे जाता है और एक पेन बोलता है कि मुझे एक मार्कर खरीदना है. स्टेशनरी वाला देखता है भाई साहब ये तो बीएमडब्ल्यू से उतरा है, 50 रुपए का मार्कर होता है. उसको बोलता है कि नहीं जी 1000 रुपए. तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो भाई 1000 रुपए दे देगा, क्योंकि उसके लिए वो 1000 रुपए शायद 50 रुपए के बराबर ही है ना. मैं अमीर की बात कर रहा हूं. सिमिलर टाइम पर एक रिक्शे वाला आता है. रिक्शे वाला अपने रिक्शे से उतरता है, ठीक है, और उसको वो मार्कर की जरूरत होती है, तो वो कहता है कि मुझे भी मार्कर देना. वो देखता है यार ये तो रिक्शे वाला बंदा है, इसके पास क्या पैसा होगा, गरीब इंसान है यार ये, भाई 5 रुपए दे दे. क्या ऐसा होता है दोस्तों? आप मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट ऐसे भेदभाव करती होगी कि भाई ये गुड इतना, ये अमीर ले रहा है गुड तो इसलिए टैक्स इससे ज्यादा लेंगे, ये गरीब ले रहा है गुड तो इसलिए इससे टैक्स कम लेंगे? क्या ऐसा होता है? आप मुझे बताओ. तो मतलब क्या है इसका कि आप अमीर हो या गरीब, आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम. जो टैक्स रहेगा वो सेम रहेगा, जीएसटी जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. बिल्कुल परफेक्ट. अच्छा एक काम करो जल्दी जल्दी, सब लोग दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे. जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है वही मीटिंग आईडी और सेम पासवर्ड है, सेम मीटिंग आईडी है, उसी को दोबारा रीज्वाइन करेंगे एवरीवन. ठीक है. अभी के अभी मीटिंग आईडी को मैं अभी मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं. ठीक है. और इसके बाद हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड. कम ऑन, आ जाओ एवरीवन.
हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो बच्चों जल्दी जल्दी चैट पे। ठीक है जी, परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट की और रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट की। तो मैं यहां पे बात कर रहा था कि भाई एक अमीर इंसान जब वो मार्कर लेने गया तो उससे भी 50 रुपए लिए गए, 5,000 रुपए नहीं लिए गए, है ना, 1,000 रुपए नहीं लिए गए कि उसको गाड़ी को देख के उसने ऐसा किया हो ना। ना ही उस गरीब से कुछ किया गया, क्योंकि वो भी 50 रुपए का ही पेन है तो 50 रुपए ही मांगेगा। हाँ, दुकानदार अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट दे दे तो बात अलग है। ठीक है, तो आ, इसी तरीके से चलेगा, कोई डाउट नहीं है सर, बात समझ में आती है हमें, बिल्कुल ठीक बात है। बट क्या ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट हुआ? नहीं सर। और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो क्या मैं इसको सर रिग्रेसिव बोल सकता हूं? रिग्रेसिव का मतलब होता है उल्टा, कि इनकम ज्यादा अमीर हो गए और आप टैक्स कम दे रहे हैं। ठीक है? अब अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं ये भी नहीं कह सकता एग्जैक्टली कि इनकम ज्यादा और टैक्स कम हो रहा है, बट हाँ, आपकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना, तो आपके लिए वो टैक्स कुछ भी नहीं है। भाई एक बात सिंपल सी बताओ, मेरे पास, एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 100 करोड़ रुपीज हैं, 100 करोड़ रुपीज हैं। कितने हैं? 100 करोड़। और मुझे जीएसटी पे करना है सिर्फ 2,000 रुपये। मेरे पास, मेरी सालाना इनकम, मेरी ये 2,000 रुपये टोटल जीएसटी है, ठीक है, मेरी सालाना इनकम मान लो 2 लाख रुपए है और मुझे जीएसटी पे करना पड़ रहा है 2,000। मुझे बता दो, क्या इस बंदे को जीएसटी देने में कोई भी परेशानी होगी? इस बंदे को जो 100 करोड़ की इनकम कमाता है, क्या 2,000 रुपए का जीएसटी देने में कोई परेशानी होगी? मुझे बताओ आप लोग। नहीं होगी। उसके लिए ये, इसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्या वो 2,000 रुपए उसके लिए क्या है? कोई लेवल ही नहीं है 2,000 रुपए का। इनकम ज्यादा, टैक्स विल बी लेस, टैक्स विल बी लेस इन कंपैरिजन टू दैट इनकम। तो मैं कह सकता हूं कि ये रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। हाँ, मैं कंप्लीटली नहीं कह सकता, बट हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं करता, है ना। जीएसटी इनकम, देखो अमीर हो तो ज्यादा जीएसटी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब मैं 2 लाख रुपए की इनकम कमाता हूं तो इसको टैक्स पे करने में परेशानी आएगी, क्योंकि इसके लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान 2,000 रुपए पे करने में भी पछताएगा, बहुत पछताएगा। वो कहेगा कि यार मैं क्यों पे करूं इतना, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सही सर। इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि जीएसटी इज अ रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट, बट जी इनकम टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, वो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये बात तो क्लियर होती है कि इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन द सेम। बताओ, एनी डाउट? थर्ड पॉइंट पे बढ़े दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे ले जाऊं। आज हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके कोर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको कोर्स करना है, और आपको बताऊंगा और भी कुछ टैक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले टैक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट में बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करने जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखो, इट indirectly affect the price of commodity. It indirectly affect the price of commodity. कोई बता सकता है ऐसा क्यों? रीजन है किसी के पास? आप लोगों से जवाब चाहिए दोस्तों, क्या किसी के पास रीजन है? क्या किसी के पास रीजन है दोस्तों कि मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो कोई लॉजिक है इसके बिहाइंड? मैं तो लॉजिक देने वाला हूं आपको, आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट टैक्स से कॉमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
हाँ जी, कोई आंसर नहीं है। मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। मान लेते हैं आपका इनकम टैक्स, तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है और कोई पर्सन दूसरे बंदे पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और मान लेते हैं इनकम टैक्स के रेट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, पहला 20% होता था, अब 30% होता है। मान लेते हैं इनकम टैक्स अगर बढ़ गया तो क्या आपकी परचेजिंग पावर कम होगी? बोलो हाँ या ना, जल्दी 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 जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। क्या इनकम टैक्स अगर बढ़ जाए तो आपकी परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? जल्दी जवाब देंगे। हाँ जी, अगर इनकम टैक्स का रेट 20 की जगह 30% गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो क्या परचेजिंग पावर्स पे इंपैक्ट आएगा? आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कोई आंसर नहीं आया बेटा, वेटिंग, आई एम वेटिंग। चलो आगे बढ़ा रहा हूं। इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से, इनकम टैक्स के रेट बढ़ने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या कमोडिटी की, गुड्स की डिमांड कम होगी? गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी भाई, नेसेसिटी गुड्स की नहीं। नेसेसिटी गुड्स की तो डिमांड आप तब भी रखोगे चाहे आपकी परचेजिंग पावर जितनी मर्जी हो जाए, बट नॉर्मल गुड्स की, लग्जरी गुड्स की क्या डिमांड कम हो जाएगी? क्योंकि परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई तो डिमांड गुड्स की कम हो जाएगी। और अगर डिमांड गुड्स की कम हो गई, डिमांड अगर गुड्स की कम हो गई तो सप्लायर को प्राइजेस भी क्या करने पड़ेंगे? कम करने। बताओ हाँ या ना। सप्लायर को प्राइजेस इसलिए कम करने पड़ेंगे ताकि गुड्स की डिमांड वापस बढ़ जाए। गुड्स की डिमांड वापस बढ़ जाए, है या नहीं? गुड्स की डिमांड वापस बढ़ाने के लिए सप्लायर को प्राइजेस कम करने होंगे, और प्राइजेस कम इसलिए किए जाते हैं ताकि, क्योंकि हम लोग जानते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस के बीच में, और अगर प्राइस कम कर दिया तो डिमांड वापस बढ़ जाएगी और डिमांड और सप्लाई जाके मीट करेंगे एक ऐसी प्राइसिंग पर जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, है ना? इनकम टैक्स बढ़ जाए तो आप लोगों ने देखा कि कैसे प्राइस कम हो रहा है। इनकम टैक्स को कम कर दिया जाए तो क्या आपकी परचेजिंग पावर, क्या आपकी परचेजिंग पावर बढ़ नहीं जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अगर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बर्डन कम कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे टैक्स कम लेंगे आपसे, तो ऐसे केस में आपकी गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास सेविंग ज़्यादा होंगी। गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या सप्लायर को प्राइजेस बढ़ाने नहीं पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो डिमांड बढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो क्या करेंगे? प्राइजेस को बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्राइजेस को बढ़ा दिए जाते हैं ऐसे केस में। ऐसा सिंपल इकोनॉमिक्स। इनकम टैक्स कम हो जाए तो प्राइजेस को बढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स बढ़ जाए तो प्राइजेस को कम किया जा रहा है। देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और आपने देखा इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको इकोनॉमिक्स में याद होगा बेटा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के मेजर्स होते थे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फिस्कल पॉलिसी मेजर होता था वो यही तो था। आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा फिस्कल पॉलिसी में क्या लिखा था? इंक्रीज इन इनकम टैक्स। अगर आज इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए तो आप कमोडिटी के प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बट अगर मैं बात करूं जीएसटी की, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स
द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कोई डाउट नहीं है बेटा, डायरेक्टली प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। कैसे सर? सर अगर मान लो जीएसटी का रेट बढ़ जाए तो कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, जीएसटी का रेट घट जाए तो कॉमोडिटी का प्राइस घट जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट? थर्ड पॉइंट क्लियर है सबको? बेटा नोट कर रहे होगे, आई होप आप लोग नोट कर रहे हो, साथ साथ आप लोगों ने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं। पॉइंट नंबर 4 पे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंजेस लेके आने होते हैं या डायरेक्ट टैक्स के कोई रूल्स बनाने होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में से डायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं आपको बता देता हूं उसका नाम, इसका नाम है सीबीडीटी। क्या नाम है? सीबीडीटी। और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बेटे मैं इतने इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं ना ये अभी, इसमें से ना करते करते भी 2 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं, 2 नंबर के, ये टॉपिक पे। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया सीबीडीटी। सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, ये वो अथॉरिटी है। और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी बोर्ड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी बोर्ड है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, उस बोर्ड का नाम है सीबीआईसी। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये अथॉरिटी है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, और ये अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी बातें बताई हैं मैंने आपको। तो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स? क्या फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स के सारे नोटिफिकेशन चेंजेस देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड इनकम टैक्स का हम देखेंगे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पढ़ा लिखा बोर्ड तैयार किया, बोर्ड जिसका नाम रख दिया सीबीडीटी। कह रहा इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें ये देखेंगे। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड चेंजेस सीबीआईसी बोर्ड देखती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बता दो भाई। ये वो बातें हैं जो आपको 1 से 2 नंबर के एमसीक्यूज क्लियर करवा देगी। अब मैं बार बार बोल रहा हूं एमसीक्यूज, इसका मतलब ये है कि यस, टैक्स लॉ का जो पेपर है, अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बोलूं तो टैक्स लॉ का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पैटर्न पे पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव में। सीए में इंटरमीडिएट में कुछ पोर्शन एमसीक्यूज, कुछ पोर्शन जो है सब्जेक्टिव। सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी कुछ पोर्शन एमसीक्यूज, कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव। बट सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैं बताऊं तो 100% एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं बेटा। वही 3 घंटे, 3 आवर्स। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। 5th पॉइंट, एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, टोल टैक्स एटसेट्रा, टोल टैक्स एटसेट्रा।
सर इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, टोल टैक्स, ये वो टैक्सेस हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है जो चार्ज करे और फिर वो आपको गवर्नमेंट को पे करे ना। टोल टैक्सेस, टोल टैक्स का हाँ ये कर सकती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एक एजेंसी को हायर कर लेगी और कहेगी आप हमारी जगह पे टैक्स को कलेक्ट करो, वो अलग बात है। बट इट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, यानी आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो इनकम टैक्स इज लाइक दिस ओनली, आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। और हाउस टैक्स, जिसका घर है वही अपनी प्रॉपर्टी पे हाउस टैक्स भी पे करता है दोस्तों, वो हाउस टैक्स भी है। वेल्थ टैक्स होता था, अब वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, लगभग 4 साल हो गए अब वेल्थ टैक्स को फिनिश हुए। गिफ्ट टैक्स भी होता था, गिफ्ट टैक्स भी अबॉलिश हो गया अराउंड 10 साल पहले, ठीक है। गिफ्ट टैक्स की जगह पर भी क्या आ गया, इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया है, सिर्फ इनकम टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स इज देयर, हाउस टैक्स इज देयर, टोल टैक्स इज देयर। समझ में आती है बात। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं सबसे पहले नाम लेने जा रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी, जो आप लोग जानते हो। जीएसटी के अलावा कस्टम ड्यूटी, आपको पता है ना, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे बेटा, मान लो मैंने कोई गुड्स यूएसए से इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी दे दी। अब हुआ क्या कि मैं इंपोर्टर हूं बट मैं आगे बेचता हूं इंडिया के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 1000 रुपए का गुड खरीद के उसके ऊपर 100 रुपए की कस्टम ड्यूटी दी थी और 1100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा, तो मैं अपना मार्जिन इसी के अंदर तो डालूंगा। बताओ यस या नो। तो क्या मैं कस्टम ड्यूटी कस्टमर से मांगूंगा? नहीं, बिल्कुल मांगूंगा। अगर मैं नहीं मांगूंगा तो भाई मुझे पैसा, मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? इसीलिए वो अपना 100 रुपए का जो कस्टम ड्यूटी है वो भी अपनी कॉस्ट बना देगा और कहेगा भैया तुम ही मुझे दोगे सारा पैसा। मेरी बात समझ में आ गई है सबको? तो यस, कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसके अलावा कुछ और टैक्सेस का मैं नाम लेना चाहता हूं जो हालांकि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं अब। जैसे वन ऑफ द टैक्सेस वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट अब नहीं है, बट हाँ अभी भी 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है वैट, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वैट 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है और वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक लिकर। आपको बता दूं, एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता और पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अभी तक क्या लग रहा है उनके ऊपर, उनकी सेल पर वैट लग रहा है। वैट के अलावा एक सेंट्रल सेल्स टैक्स भी होता था बच्चों। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी और लिख सकते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। तो मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नाउ सेंट्रल एक्साइज क्या होता है, सीएसटी क्या होता है, वैट क्या होता है, मैं आपको कुछ बातें आपको अभी समझाना चाहता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं यहीं से आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में ना इसको समझने के लिए आपको मैं टैक्सेबल इवेंट का मतलब बताता हूं। इसको समझने के लिए, इस चीजों को समझने के लिए मैं टैक्सेबल इवेंट का मतलब समझाता हूं। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? एन इवेंट or situation which gives rise to tax liability। ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से क्या अराइज हो जाए, टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाए, हम ऐसे इवेंट को टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाए, हम उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। सर फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है, कोई जानता है? इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैं यहां लिख रहा हूं टैक्सेबल इवेंट और मैं यहां लिख रहा हूं टैक्स। तो इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट है अर्निंग टैक्सेबल इनकम। दोस्तों अगर मैं टैक्सेबल इनकम कमा रहा हूं ना, तो मुझे इनकम टैक्स पे करना है। अब तुम बोलोगे सर टैक्सेबल इनकम क्या होती है? बेटा देखो, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा,
गवर्नमेंट ने कहा, मैंने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट है। कितने रुपए तक? 2.5 लाख रुपए। यानी हर एक इंसान जो आज इंडिविजुअल पैसे कमा रहा है ना, उसको 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो ही मेरी इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। आपकी इनकम टैक्सेबल ही तब मानी जाती है जब वो 2.5 लाख से ज्यादा है। मतलब समझ में आ गया दोस्तों? मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो आपको टैक्स नहीं पे करना, 2 लाख कमाते हो टैक्स नहीं पे करना, आप 5 लाख कमाते हो, 6 लाख कमाते हो, टैक्स पे करना है। उसी को हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? ये वो इवेंट है जिसकी वजह से इनकम टैक्स लगता है। बताओ, एनी डाउट? इनकम टैक्स वाला समझ में आया? इवेंट क्या है? मैं आगे लिखने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इवेंट क्या है? जीएसटी क्यों लगता है? गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप लोग गुड्स को या फिर सर्विसेज को सप्लाई करते हो। क्या करते हो? सप्लाई करते हो, या तो गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को। तो भाई अगर आप गुड्स को सर्विसेज को सप्लाई करते हो तो उस सप्लाई करने पर, सप्लाई का मतलब क्या होता है हम लोग जीएसटी के चैप्टर में समझेंगे ना, हम जीएसटी के बारे में समझेंगे, जीएसटी को समझाऊंगा मैं अच्छे से। बट अभी हम लोगों को समझना है सप्लाई। सप्लाई के अंदर ऑब्वियसली सेल भी आता है, एक्सचेंज आता है, बार्टर सिस्टम आता है, ट्रांसफर आता है, लाइसेंसिंग आता है, लीज आता है, रेंटल आता है, डिस्पोजल आता है। आपको अभी अंदर की डेप्थ में नहीं जाना, बट जो मैंने आपको समझाया इसकी इंग्लिश तो आपको समझ में आ ही रही होगी, इसको हिंदी आप कर सकते हो। सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब बातें कानून में लिखी हुई हैं, इसलिए मुझे याद है ना। जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ये एक इवेंट है जिसकी वजह से जीएसटी लगाया जाता है। सर अब आप मुझे बताओ कि गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है? गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है? गवर्नमेंट दोस्तों कस्टम ड्यूटी तब लगाती है जब भी हम कोई इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ गुड्स। अगर आज मैं इंपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट करूं गुड्स को, तो भाई साहब आज मुझे क्या पे करनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आया? इवेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैं इवेंट बार बार क्या कहना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर? सो इनकम टैक्स इज क्लियर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इवेंट क्लियर है, कस्टम ड्यूटी इज क्लियर। नेक्स्ट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? बेटा मैं आपको बता दूं, वैसे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज नाउ फिनिश्ड। जब से जीएसटी आया तब से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, इसका रेलेवेंस खत्म हो गया। बट स्टिल ये अभी भी 2 प्रोडक्ट्स पर जिंदा है, मैं वो प्रोडक्ट्स भी लिखने जा रहा हूं यहां पर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता कब था? मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया में कोई गुड मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट कहता था पहले कि मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स इन इंडिया, अगर आप इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो पहले एक्साइज ड्यूटी पे करते थे मैन्युफैक्चरर्स। अब वो चीज़ें नहीं है दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता था, अब नहीं है। ठीक है, और देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आज मैन्युफैक्चरर हूं और गवर्नमेंट कहता है मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पे करो, तो मैं अगर एक्साइज ड्यूटी पे करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपना एक्साइज ड्यूटी का बर्डन कस्टमर के ऊपर शिफ्ट करूंगा। बोलो हाँ या ना? इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बताओ मुझे जल्दी जल्दी। जैसे कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पर लगती है और मैं ट्रेडर हूं तो मैं आगे बेच रहा हूं, तो कस्टम ड्यूटी मैं अपने कस्टमर से मांगूंगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं आज गुड्स मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे गवर्नमेंट कह रही है एक्साइज ड्यूटी दो, मैंने एक्साइज ड्यूटी दे तो दी मैन्युफैक्चरिंग पर, बट वो ड्यूटी का जो बर्डन है वो मैं कस्टमर से मांगूंगा, अदरवाइज मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? बोलो हाँ या ना? जल्दी जल्दी जवाब चाहिए आप लोगों का। है कि नहीं? तो सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब क्या खत्म हो गया? इट हैज बीन abolished since 1st of July 2017। क्यों? क्योंकि ये वो डेट है जिस डेट पर जीएसटी आया था। जीएसटी आया, एक्साइज ड्यूटी का बर्डन खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी का रेलेवेंस खत्म हो गया। बट अभी भी एक्साइज ड्यूटी किस पर लग रहा है?
एक्सेप्ट टोबैको, टोबैको पे लग रहा है। और किस पर लग रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी? पेट्रोलियम आइटम्स। अब आप बोलोगे सर आपने कहा पेट्रोलियम आइटम्स, तो बेटा पेट्रोलियम आइटम्स पे मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और उसकी ट्रेडिंग करने पर वैट लगता है। यही बात मैंने आपको बताई। खरीदने बेचने का काम कर रहा हूं, बेचूंगा आगे तो वैट लगेगा, मैन्युफैक्चर करूंगा तो एक्साइज ड्यूटी पे करूंगा। जी हाँ, दोनों ही पे करने पड़ते थे, पहले भी अभी भी, कोई चेंज नहीं आया। बताओ मेरी बात समझ में आ गई है? प्लीज जवाब देंगे प्लीज एवरीवन। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों? हालांकि ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारे कोर्स में नहीं है, कस्टम ड्यूटी हमें पढ़ना है, जीएसटी हमें पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है। जो पहले 3 टॉपिक्स है ना दोस्तों, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये आपके कोर्स का पार्ट है, बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज नॉट इन योर कोर्स, ठीक है? तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब नहीं पढ़ना, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। नॉट इन योर कोर्स, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं, ठीक है? हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलो आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 5, तो बस नोट करते जाओ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब किस किस पे लग रहा है। अभी भी तंबाकू पे लग रहा है, नेगेटिव आइटम पेट्रोलियम पे लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैट, जिसका नाम आपने सुना होगा। जीएसटी से पहले वैट होता था। आप लोगों को पता है वैट कब लगता था? जब भी कभी इंट्रा स्टेट सेल होती थी ऑफ गुड्स। इंट्रा का मतलब क्या हो गया? विद इन द स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या हो गया? विद इन द स्टेट। जब भी कभी विद इन द स्टेट गुड बिकते थे, एक स्टेट के अंदर ही, मान लो दिल्ली का सेलर और दिल्ली का बायर, दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, तो क्या लगेगा? वैट। दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट। हरियाणा का सेलर हरियाणा का बायर, क्या लगेगा? वैट। तो विद इन द स्टेट जब भी बिकता था ना, तो वैट लगता था। इसीलिए मैं इसके टैक्सेबल इवेंट में ये बात क्लियर कर रहा हूं, इंट्रा स्टेट सेल है ना। जब मैं बात करता हूं सेंट्रल सेल्स टैक्स की, जो मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, इसलिए मैं अब आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं सेंट्रल सेल्स टैक्स की। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है बच्चों इंटर स्टेट सेल पर। किस पे लगता है? इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड द स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड बिकता था ना, तो बिकता था, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं एबॉलिश्ड फ्रॉम 1 जुलाई 17। आप लोग भी लिखो एबॉलिश्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2000। दोनों ही केसेस में एबॉलिश्ड है, ये भी एबॉलिश्ड, ये भी एबॉलिश्ड। इंटर स्टेट सेल पर लगता था जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि दिल्ली से अगर गुड हरियाणा बिकेगा तो क्या लगेगा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर दिल्ली से दिल्ली में बिकता था तो वैट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है? तो इस तरीके से टैक्सेस लगते थे, अब ये एबॉलिश हो चुके हैं। बट सर आप फिर भी क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये अभी भी 2 आइटमों पे लग रहा है, एक्सेप्ट क्या? एल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम आइटम। सर इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हो कि एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स एक ऐसी आइटम्स हैं जिनकी इंट्रा स्टेट पर वैट लगता है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है सर इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इन पर जीएसटी नहीं लगता। एल्कोहलिक लिकर पे और पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? सर देखो, एल्कोहलिक लिकर को तो गवर्नमेंट ने इसलिए जीएसटी नहीं लगाया क्योंकि जीएसटी का जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है, और लिकर में स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, बहुत अच्छे खासे स्टेट गवर्नमेंट पैसे कमा रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि भैया लिकर हमारा, बाकी तुम रख लो, चाहे आधा आधा कर लो, ठीक है, लिकर हमारा। तो लिकर का जो रेवेन्यू है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। और पेट्रोलियम आइटम में भी ऐसा ही, यही 2 ऐसी नेगेटिव आइटम्स थी जिसके ऊपर
गवर्नमेंट्स बहुत रेवेन्यू कमाती थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रिप्लेसमेंट हो। इसी रीजन से पेट्रोलियम आइटम और अल्कोहलिक लिकर पे अभी तक जीएसटी नहीं आया, क्योंकि जीएसटी आने के बाद क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। आप लोग तो जानते ही हो, आप लोगों ने बिल देखा होगा कोई ना कोई प्रैक्टिकली, कि जब कोई गुड खरीदा जाता है तो उस पर एक सीजीएसटी लिखा जाता है और एसजीएसटी लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल को भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलेगा। तो लिखकर क्यों बांटे? उन्होंने कहा लिखकर हमारा क्योंकि सारा रेवेन्यू उनको चाहिए, तो इसलिए वैट का जो रेवेन्यू है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। वैट का जो रेवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसीलिए अल्कोहलिक लिकर उन्होंने अपने पास रखा। वैट कह रहे हैं अल्कोहलिक लिकर पे वैट लगेगा, पेट्रोलियम आइटम पे वैट लगेगा, ठीक है। बाकी सारी आइटम्स के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। समझ में आ गई बात? बताओ एवरीवन। ये मैंने जो आपको अभी समझाया बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बात बता दी, ठीक है। और वो मैंने क्यों बता दी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि आप एग्जांपल्स ज़बरदस्ती समझो, मैं चाहता था कि आपको एग्जांपल्स क्लियर हो जाएं अच्छे से, है ना। तो ये एग्जांपल्स के साथ आपको अब ये इवेंट समझ में आ गए होंगे कि ये वाला टैक्स लगता है तो क्यों लगता है। जैसे इनकम टैक्स क्यों लगता है, टैक्सेबल इनकम कमाने पे लगता है। जीएसटी क्यों लगता है, सप्लाई ऑफ गुड या सर्विसेज या बोथ पर लगता है। कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है, जब हम कोई गुड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, जब मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया होता है। वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है, जब हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता है, जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं। और ये तीनों एबॉलिश हो चुके हैं, ये बातें मैंने लिखवा दी। किन किन पर अभी लगता है वो भी मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। छोटी छोटी बातें हैं, 1-2 नंबर के एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है जो आज का जो कंटेंट है टैक्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया? जल्दी जल्दी जवाब देंगे एवरीवन। अब मैं टैक्स के कंटेंट के बारे में नहीं बताने वाला हूं, अब मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। सब लोगों से जवाब चाहिए। शिवानी यस, प्रीति यस, इंशिका बेटा आपको क्लियर है? डन, बहुत ही बढ़िया। एक बारी फटाफट रिवाइज कर लें। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ यूज़ किया जाता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल वेलफेयर पे, डिफेंस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए। सर टैक्सेस के जो 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में फॉलो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में प्राइजेस इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं कमोडिटी के, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं कमोडिटी के प्राइस। डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कौन सा बोर्ड होता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कौन सा बोर्ड होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स। वेल्थ टैक्स तो एबॉलिश हो गया तो छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, टोल टैक्स वगैरह ले सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इन सब चीज़ों के नाम ले सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको अभी करवाया टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो इवेंट या वो सिचुएशन जिसकी वजह से वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है। कि अगर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है तो क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो। जीएसटी पे करना पड़ता है तो क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आप गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो। कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है तो क्यों पे करनी पड़ती है? क्योंकि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स की। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपको क्यों पे करनी पड़ती है? क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को इंडिया में। वैट आपको क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो। सीएसटी आपको पे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया जो हमने आज का कंटेंट किया। आज हम लोग इतना ही करेंगे, बट अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं। सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो मैं आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स के बारे में बता दूं। दोस्तों ध्यान से सुनना, सीएस एग्जीक्यूटिव का आपने CSEET क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप जो लेवल पे गए हो, ये लेवल नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल मतलब, मेरे कहने का मतलब लेवल 2 नहीं, नेक्स्ट लेवल का मतलब एक यूनिक, एक डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। CSEET मैं आपको सच बात बताऊं, मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द CSEET एग्जाम, बट अल्टीमेटली जो इसको क्वालिफाई कर जाए वही है धुरंधर, समझ गए? क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में कठिनाइयाँ हो सकती हैं,
उस कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाओ। ये कोर्स छोटा मोटा नहीं है जो अब आप करने जा रहे हो। CS एग्जीक्यूटिव के 8 सब्जेक्ट जो आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है, जिसमें से मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की है। वैसे 4 सब्जेक्ट मॉड्यूल 1 में और 4 सब्जेक्ट मॉड्यूल 2 में हैं, आप लोग जानते हो। मेरा इस मॉड्यूल 1 के अंदर एक ही सब्जेक्ट है, एंड विच इज टैक्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको टैक्स लॉ के बारे में भी बता देता हूं। नाउ टैक्स लॉ क्या चीज है? टैक्स लॉ के बारे में कोर्स के अंदर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का MCQs पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पे MCQs। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, बिल्कुल रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम्स के लिए रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक रॉन्ग क्वेश्चन दिया, रॉन्ग आंसर दिया, तो रॉन्ग आंसर पर आपके पॉइंट्स, आपके सॉरी पॉइंट्स कह रहा हूं, मार्क्स -0.25 हो जाएंगे। वन करेक्ट आंसर पे ऑब्वियसली आपको 1 मार्क क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका रॉन्ग आंसर हुआ तो आपको जो रॉन्ग आंसर है उसका 1 नंबर तो आपका गया ही गया, वो तो गया क्योंकि वो मिला नहीं। इसके अलावा आपका -0.25 जो आपके मार्क्स आए हैं ना करेक्ट वाले, उसमें से भी कुछ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही भयानक वाली बात है, ठीक है। तो मार्क्स ये इसलिए कम हो सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इस सब्जेक्ट में आप 80+ आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इंजॉय करो हर चीज़ को। जो जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको समझ में आए और आप लोग पूरे ध्यान से, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो तो मज़ा भी आए। चीज़ों के डाउट्स आप लोग पूछ रहे हो तो मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई फॉर्मेलिटी हो रही है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आप इसको पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, 80+ आराम से क्लियर कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंदर इनकम टैक्स भी है और आपको GST एंड कस्टम्स भी पढ़ना है। 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 50 मार्क्स का GST एंड कस्टम्स है, ठीक है। 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का GST एंड कस्टम्स एक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कवर अप करना है कोर्स को। और मैं अभी जो आपके साथ आने वाली क्लासेस में करवाऊंगा वो मैं पहले इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, GST को बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ी बहुत तो मैंने आज भी GST के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी, आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता दी, बट इनकम टैक्स से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके GST पे भी जाएंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग मुझसे तो पूछ सकते हो अभी तक की आज की क्लास के लिए, आज के कोर्स के लिए, जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हो कर सकते हो। परफेक्ट दोस्तों, तो आज की क्लास को फिर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में आप लोग आएंगे और अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आगे के लिए पढ़ेंगे इनकम टैक्स को और अंदर डेप्थ, ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।